डिसेंट्रलाइजेशन कंप्लीट कराएंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। वैसे हम लोगों ने इसके कुछ क्वेश्चन समझे थे और मैंने इसका कॉन्सेप्ट भी लास्ट क्लास समझा दिया था, है ना। क्या क्वेश्चन कॉन्सेप्ट था कि अगर आप अपने अथॉरिटीज को कुछ लोगों के बीच में बांट रहे हो या फिर सिर्फ अपने सबॉर्डिनेट के बीच में बांट रहे हो तो वो डेलीगेशन कहलाता है। जबकि अगर पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कोई अथॉरिटी बांट रहे हो बड़े लेवल पे, आप अगर डिफरेंस बिटवीन लिख रहे हो तो ये जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है वो एक नैरो कॉन्सेप्ट है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन होता है जो है एक वाइडर कॉन्सेप्ट है ना। हाँ जी, डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सपेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। पहली लाइन में ही लिखा हुआ है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का बड़ा वर्जन है एक तरीके का ये, है ना। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक लेवल तक होती है जबकि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल तक की जाती है, ठीक है। अंडर द डिसेंट्रलाइजेशन नंबर ऑफ डिसीजन टेकिंग पॉइंट इन द इंक्रीज बिकॉज द अथॉरिटी इज डेलीगेटेड टू द मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजर टू सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट डिसीजन। अब जरा देखिए इसके अंदर क्या होता है ना कि एक लेवल से दूसरे लेवल तक अथॉरिटी ट्रांसफर कर जाती है, एक सबॉर्डिनेट की बात नहीं होती है। जैसे मान लीजिए टॉप लेवल मैनेजमेंट में पूरा कुछ अथॉरिटीज़ थी, उन अथॉरिटी को मिडिल लेवल मैनेजमेंट को देती है कि भाई तुम करो ये काम। जैसे अगर एम्प्लॉइज़ की हायरिंग करनी है तो उस हायरिंग को टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं करता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थोड़ी ना बैठ जाएगा लेबर को छांटने के लिए कि भाई कौन इंटरव्यू लेने के लिए कौन लायक है कौन नहीं, जो लायक नहीं है ना। तो इस काम को उन्होंने क्या किया कि डिपार्टमेंट को मिडिल लेवल मैनेजमेंट को दे दिया कि भाई आप मैनेजर्स हो, आप हायरिंग करो, ठीक है। इसे कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी टॉप लेवल पे वो मिडिल लेवल पे काम करने वाले लोग होंगे ना, सबको ये अथॉरिटी मिल जाएगी। आगे बात समझ में, ठीक है। बोथ डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आर ऑलमोस्ट सिमिलर विच लीड्स टू कंफ्यूजन अबाउट द मीनिंग। दोनों ही सिमिलर है और इस वजह में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है। भाई इसमें भी अथॉरिटी बढ़ रही है उसमें भी अथॉरिटी बढ़ रही है, फिर डिफरेंस क्या है। सम पीपल टेक द सिनोनिम्स, इनको सिनोनिम के नाम पे से भी जाना जाता है कि दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, ठीक है। मिसकॉन्सेप्शन, द डिफरेंस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब जरा देखो एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि डेट अ चीफ मैनेजर ऑफ अ कंपनी असाइन अ जॉब टू द प्रोडक्शन मैनेजर एंड अपॉइंटिंग एम्प्लॉई नीडेड फॉर हिज डिवीजन सैलरी लेस देन 10,000 रुपये। देखो जी कह रहा है कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव जो भी मैनेजर था, चीफ मैनेजर, उसने प्रोडक्शन मैनेजर को एक वो दिया, अथॉरिटी दिया कि भाई ये काम करो, तुम अपने डिपार्टमेंट में 10,000 से कम सैलरी के लिए कुछ लोगों को हायर कर लो कि तुम्हारे डिपार्टमेंट में लोग कम हैं अभी, तुम हायरिंग करो, ठीक है ना। देन दिस विल बी टर्न एज द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो ये क्या कहलाएगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को या किसी पर्टिकुलर एक मैनेजर को ये अथॉरिटी दी गई है। समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा, इफ दिस अथॉरिटी अपॉइंटिंग द एम्प्लॉई इज डेलीगेटेड टू एवरी डिपार्टमेंट हेड ऑफ द इट विल बी टर्न एज द डिसेंट्रलाइजेशन। पर अगर यही अथॉरिटी अगर हर डिपार्टमेंट के मैनेजर को दे दी जाती तो ये डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता। समझ में, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बेटर और क्लियर नहीं हो सकता कुछ। भाई अगर किसी एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, किसी बहुत नैरो कॉन्सेप्ट में, मतलब नैरो एरिया में जो अगर वो अथॉरिटी बांटी जा रही है तो क्या लाएगा, डेलीगेशन। पर अगर पूरे ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल अगर आपको वो करना है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करना है, तो वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ना कहला करके डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। समझ में आई बात रेनू जी। If the authority appointing the employee is delegated into every department head, it will be termed as decentralization. If the departmental head further delegate the authority to the deputy manager, it will be led to expansion of decentralization. और क्या हुआ कि हर डिपार्टमेंट के मैनेजर ने भी अपने पास अथॉरिटी नहीं रखी, उन्होंने भी अपने अंडर में काम करने वाले जो एम्प्लॉई थे उनको ये अथॉरिटी बांट दी। ये डिसेंट्रलाइजेशन का भी एक्सपेंशन वर्जन कहलाएगा। समझ में आई बात, एक्सपेंशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। आई बात समझ में। देखो बहुत बारीक सी चीज़ें एग्जाम में कई बार ऐसी चीज़ें पूछी जाती है। बोर्ड के एग्जाम में ना, मतलब तुम्हारा 10 नंबर का क्वेश्चन ऐसा होता है, 10 नंबर का पेपर ऐसा होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे कर पाते हैं जो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं पूरी क्लासेस में। आई बात समझ में, ठीक है। तो इन द कॉन्टेक्स्ट इट कैन बी सेड दैट इफ वी डेलीगेटेड अथॉरिटी एज अ मल्टीप्लाई इट बाई 2, इफ वी डिसेंट्रलाइज इट द मल्टीप्लाई बाई इट मैनी। जैसे देखो जी क्या कह रहा है, सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि अगर अथॉरिटी को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डेलीगेशन कहलाएगा, और मैनी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब 2 से ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाएगा। सिंपल, क्लियर ना।
चलिए जी, फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन का फीचर क्या है? इट इज एक्सपेंडेड वर्जन होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। बता दिया आपको कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का एक एक्सपेंडेड वर्जन होता है ये, ठीक है जी। इट इंक्रीज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल ऑफ सबॉर्डिनेट, जितने भी सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनकी रोल को इंपॉर्टेंट बनाता जाता है। अपने अंडर में काम करने वाले, जैसे चीफ मैनेजर ने मैनेजर्स को दिया, मैनेजर्स ने अपने अंडर में काम करने वाले डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को दिया, उन्होंने फिर अपने सुपरवाइजर को दे दिया, और इस तरीके से सबके रोल इंपॉर्टेंट हो गए। समझ में आई बात? ठीक है, चीफ मैनेजर की नज़रों में मैनेजर जो थे वो इंपॉर्टेंट थे, तभी तो उसको अथॉरिटी दी गई, और उनकी नज़र में वो इंपॉर्टेंट थे तो उनको अथॉरिटी दी गई। मतलब क्या है कि सबकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाता है ये, ठीक है। अगला है आपका, इट इज अ प्रोसेस विच इज एप्लीकेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। अभी बताया था मैंने आपको कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। इट रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द सीनियर ऑफिसर, वर्कलोड जो है सीनियर ऑफिसर्स का वो कम हो जाता है इससे, ठीक है। डिसीजन आर टेकन बाय द सम दोज एम्प्लॉइज हु आर द गोइंग टू इम्प्लीमेंट देम। और सबसे बड़ी बात, जो डिसीजंस होते हैं इसके अंदर वो उनके द्वारा लिए जाते हैं जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, मतलब उनको लागू कर रहे होते हैं। जैसे हमारे जो एग्जांपल लिया था हम लोगों ने, उसमें जो लास्ट में जो सुपरवाइजर जो होगा वो अगर हायरिंग कर रहा है तो एक्चुअल में वही हायरिंग कर रहा है, तो डिसीजन वही ले रहा होगा। अब तुम्हें भी पता है कि भाई जनरल मैनेजर आकर के भाई वर्कर्स के हायरिंग तो नहीं करेगा, वर्कर की हायरिंग तो ज़्यादा ज़्यादा सुपरवाइजर करेगा जो मशीन की देखरेख करता है, जो उसको पता है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंस देखते हैं। डेवलप द इनिशिएटिव अमंग द सबॉर्डिनेट्स, सबॉर्डिनेट्स को उस लायक बनाता है ताकि वो जो है नई नई चीज़ें कर सके, ठीक है, वो भी नए डिसीजन ले सके, और वो भी जब उनके सामने कोई डिसीजन लेने का टाइम आए तो उस डिसीजन लेने में वो परफेक्ट बन सके, ठीक है। मतलब कहने का हो सकता है कि आपके जो एम्प्लॉय जो सबॉर्डिनेट्स है ना वो डेवलप होने लग जाएंगे, उनके स्किल्स डेवलप होने लग जाएंगे इससे, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। मैनेजरियल टैलेंट, क्यों भाई मैनेजर्स का एक्चुअल में होता क्या काम? डिसीजन लेना, कैसी सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है, ठीक है। तो अगर आप ऐसी अथॉरिटीज को अगर आप आगे ट्रांसफर करोगे तो उससे क्या होगा, उनको भी इन चीज़ों की आदत पड़ेगी, उनको भी इन चीज़ों का एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसी सिचुएशन में क्या डिसीजन लिए जाने चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से अगर वो डेवलप होते तो फ्यूचर में आपकी जगह पे वो काम कर सकते हैं, उनके अंदर मैनेजरियल फीचर्स बढ़ेंगे उससे। समझ में आई बात? नेक्स्ट आपका क्विक डिसीजन मेकिंग, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि डिसीजन मेकिंग जल्दी हो जाती है। कैसे? अगर आपने डिसेंट्रलाइजेशन ना किया होता तो होता क्या कि आप अपने पास सारे डिसीजन रखते, तो कोई भी एम्प्लॉय कुछ काम करना चाहेगा तो उसे डिसीजन लेने के लिए आपको फोन करेगा या फिर आपके पास आएगा, हो सकता है मेल करना पड़ता हो आपके जो आपका कम्युनिकेशन का सिस्टम होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। पर अगर आपने डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया है तो उस रैंडमली वो अपना आराम से डिसीजन ले पाएगा, ठीक है ना, और काम जो है जल्दी से हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रिलीव टू टॉप मैनेजमेंट। जो टॉप मैनेजमेंट है वो सिर्फ अपने पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है सिर्फ उनके डिसीजंस अपने पास रखेंगे, बाकी के जो लेस इंपॉर्टेंट वर्क है उनको वो डिसेंट्रलाइजेशन कर देंगे। समझ में आया बात? इससे क्या होगा, उनको रिलीफ मिलेगा और वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। वर्कलोड जितना ज़्यादा बढ़ता है काम उतने ज़्यादा गलत होने लग जाते हैं। समझ में आई बात? फैसिलिटेट ग्रोथ, ग्रोथ की फैसिलिटी मिलने लग जाती है। ये वाला पहला पॉइंट मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपके जो एम्प्लॉयज जो हैं अगर वो डेवलप होते हैं तो उससे क्या होता है, आप नई ब्रांचेस ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होने लग जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च किए जा सकते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा काम किया जा सकता है, ठीक है। अगर कहीं पे अगर आपको कोई अदर प्रोडक्ट लॉन्च करना है या अदर ब्रांच पे काम अगर करना है तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो, अलग अलग डायमेंशन में काम कर सकते हो, जल्दी काम हो जाता है, काम भी बहुत जल्दी होने लग जाता है, तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो करने लग जाता है तेजी से, ठीक है। अगला है बेटर कंट्रोल। कंट्रोल सिस्टम जो है ज़्यादा अच्छा बनने लग जाता है, क्योंकि देखो अगर सीधे अगर डीईओ जो है बच्चों के ऊपर कंट्रोल करने के लगेगा ना एजुकेशन ऑफिसर, तो वो नहीं कर पाएगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा स्कूल के हेड पे, और स्कूल का हेड जो होगा वो करेगा कंट्रोल प्रिंसिपल के ऊपर, प्रिंसिपल कंट्रोल करेगा टीचर के ऊपर, टीचर करेंगे बच्चों के ऊपर, या मॉनिटर के ऊपर, मॉनिटर करेगा बच्चों के ऊपर। समझ में? तो कंट्रोल ज़्यादा बेहतर हो पाता है। कैसे? आप अगर आप अपनी अथॉरिटीज़ बांट देते हो लोगों को काम करने के लिए, तो समझ में आई बात? ठीक है, सारे के सारे अथॉरिटी अगर आपने अपने पास ही रख लोगे तो कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे आप। आ गई बात समझ में? ठीक है जी, क्लियर हो गया हमारा? डिफरेंस बता दूं थोड़े से, देख लेते एक बार। नेचर देख लेते। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का नेचर है आपका कि इट इज इनएविटेबल एंड द वर्क कैन नॉट बी प्रोसीड इन इट्स एब्सेंस। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बिना तो काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर हम लोग 3 एलिमेंट पढ़े थे, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, 3 एलिमेंट पढ़े थे, ठीक है। तो उन 3 एलिमेंट के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता भाई। कोई भी काम अगर मेरे को फिजिक्स से करवाना तो फिजिक्स को वो अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी देनी ही पड़ेगी। समझ में आई बात? जबकि डिसेंट्रलाइजेशन नेसेसरी नहीं होता, आप चाहो तो करो, चाहो तो
मत करो। बिना डिसेंट्रलाइजेशन के काम हो सकता है, पर बिना डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का काम नहीं होगा। ठीक है। और क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्शन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के लेस फ्रीडम होती है, उतनी फ्रीडम नहीं मिलती है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन के तहत बहुत ज्यादा फ्रीडम मिल जाती है कि काम पूरी तरीके से जो है दे दिया जाता है सामने वाले को, और उससे रिलेटेड अथॉरिटी भी दे दी जाती है। ठीक है। स्टेटस, द प्रोसेस डन एट द रिजल्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ वर्क। ये क्यों होता है? डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से, क्योंकि मैं काम बांटना चाहता हूं, तो अगर काम बांटूंगा तो काम मेरे को किसी और से करवाना है, तो उसको उससे रिलेटेड अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। तो ये क्यों जनरेट हो रहा है? क्योंकि हमें डिवीजन ऑफ वर्क लेकर के चल रहे हैं, हम काम बांट रहे हैं। ठीक है। जबकि ये वाला जो है, ये रिजल्ट होता है पॉलिसीज फ्रेम बाय द हायर ऑफिसर्स। अगर हायर ऑफिसर्स जो है, जो बड़े बड़े जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो लोग हैं, उन्होंने अगर ऐसी पॉलिसीज बनाई है कि नहीं भाई आप अपनी जो अथॉरिटीज है वो नीचे लोगों को, सबऑर्डिनेट्स को बांटो, तो उसकी वजह से जनरेट होता है। ठीक है। स्कोप क्या है? तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो होती है, इसका जो है स्कोप जो है लिमिटेड स्कोप होता है, या नैरो स्कोप भी कह सकते हो। ठीक है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन का स्कोप जो है वो बहुत वाइडर होता है। ठीक है जी। हाँ, इट इज अ ब्रॉडर डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स व्हाई द इट्स स्कोप इज ब्रॉड। ठीक है। पर्पस क्या होता है? देखो, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का पर्पस है, इट्स पर्पस इज रिडक्शन ऑफ वर्कलोड ऑफ एन ऑफिसर। एक ऑफिसर का वर्कलोड कम करना, जबकि यहाँ पे इट इज पर्पस इज एक्सपेंशन ऑफ द अथॉरिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी अथॉरिटी को एक्सपेंशन करना, मतलब बांट देना लोगों में। ठीक है। और भी कोई पॉइंट है? नहीं है।